नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सफर को डिकोड करने जा रहे हैं। यह सफर है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की नेशनल सिक्योरिटी के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा कैसे बना जाता है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों और आंकड़ों के जरिए इस सफर को समझते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 मेन हिस्सों में बांटकर देखेंगे। उनका शुरुआती जीवन, फिर राज्य की राजनीति में उनका उभार, राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कैबिनेट में उनकी अहम भूमिकाएं और आखिर में बतौर रक्षा मंत्री उनका मौजूदा कार्यकाल। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, क्योंकि हर बड़े सफर की शुरुआत जमीन से ही होती है। सिर्फ 13 साल, जी हां, 13 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खेल कूद में मगन रहते हैं, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ गए थे। इतनी कम उम्र में संगठन का हिस्सा बनने से ही उनके पूरे राजनीतिक जीवन के लिए एक मजबूत और पक्की वैचारिक नींव तैयार हो गई थी। अब उनकी पढ़ाई की बात करें तो भभोरा गांव के एक साधारण से स्कूल से निकलकर वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। और दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले उन्होंने मिर्जापुर के केवी कॉलेज में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया भी है। एक विज्ञान के शिक्षक से लेकर एक मंझे हुए राजनेता तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके व्यक्तित्व के एक बहुत ही अलग पहलू को दिखाता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। राजनीति में उनकी शुरुआत सच में बहुत तेज थी। 1974 में जनसंघ से जुड़े, जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया और इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही 1977 में रिहा हुए, वो सीधे विधायक चुन लिए गए। और फिर 1980 का वो अहम साल आया जब वो नई नई बनी भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती सदस्यों में शामिल हो गए। यहीं से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है, राइज इन स्टेट पॉलिटिक्स। यूपी के सत्ता तंत्र में उनका कद कैसे बढ़ा, आइए इसे समझते हैं। 1991 का वो दौर याद है, जब वो उत्तर प्रदेश की पहली बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री बने तो 1992 में एक बहुत ही सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए। मतलब परीक्षा में नकल करना सीधा एक गैर जमानती अपराध बन गया था। लेकिन राजनीति में चीजें बहुत जल्दी पलटती हैं। जैसे ही मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, इस सख्त कानून को तुरंत रद्द कर दिया गया। प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक फैसलों के बीच एक बड़ा टकराव था। अब इस लिस्ट पर गौर कीजिए। 1997 तक आते आते वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। फिर 1999 में जब वो केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी एनएचडीपी की शुरुआत की। और ठीक उसके बाद साल 2000 में वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसी कार्यकाल में दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले मशहूर डीएनडी फ्लाईवे का उद्घाटन भी हुआ। मतलब संगठन चलाने के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर भी उनका पूरा फोकस था। पर यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। 2002 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनका फोकस राज्य प्रशासन से हटकर अचानक राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कैसे मुड़ गया? आखिर वो यूपी की जटिल राजनीति से निकलकर नेशनल स्टेज पर कैसे स्थापित हुए? इस सवाल का जवाब हमें तीसरे चरण में मिलता है, लीडिंग द नेशनल पार्टी, यानी राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी। देखिए, 2003 में जब वाजपेयी सरकार थी तब उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। वहां उन्होंने एक बहुत ही किसान केंद्रित अप्रोच अपनाई। किसानों की सीधी मदद के लिए किसान कॉल सेंटर शुरू किए गए, कृषि आय बीमा योजना लाई गई और खेती के लोन पर ब्याज दरें भी कम कर दी गईं। सीधी सी बात है, इन फैसलों से जमीनी स्तर पर किसानों के बीच पार्टी की पकड़ काफी मजबूत हुई। फिर 2005 में जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका वैचारिक रुख एकदम साफ और सख्त था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर अंग्रेजी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दिए जाने की उन्होंने कड़ी आलोचना की। और अनुशासन की बात करें तो वो भी कड़ा था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था जसवंत सिंह का पार्टी से निलंबन। अब इन 4 स्टेप्स को देखिए। 2013-14 का चुनाव चक्र किसी पॉलिटिकल चेस गेम से कम नहीं था। जनवरी 2013 में जब आरोपों के बीच नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया तो राजनाथ सिंह को फिर से पार्टी अध्यक्ष चुना गया। और अध्यक्ष के तौर पर उनका सबसे बड़ा और निर्णायक कदम था पार्टी के भीतर भारी विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना। 2014 की उस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और देश के गृह मंत्री बन गए। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ कि यूनियन कैबिनेट रोल्स। यहां उन्होंने केंद्र सरकार के कुछ सबसे पावरफुल मंत्रालय संभाले। गृह मंत्री रहते हुए उनकी एक पहल की बहुत तारीफ हुई और वो थी भारत के वीर
अप्रैल 2017 में एक्टर अक्षय कुमार के साथ मिलकर उन्होंने ये वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया था। इसका मकसद बहुत ही साफ और नेक था, शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए सीधे फंड जुटाना। ये पहल सुरक्षा बलों के प्रति उनके एक बहुत ही संवेदनशील जुड़ाव को दिखाती है। हालांकि गृह मंत्रालय का वो दौर काफी संवेदनशील घटनाओं का भी गवाह रहा। 2016 में जेएनयू की घटना की जांच के लिए तुरंत एक एसआईटी सिट बनाई गई। इस दौरान उनका वो बयान भी काफी विवादों में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जेएनयू के विरोध प्रदर्शनों को हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए 2018 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ की 241 बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। और अब आते हैं हमारे आखिरी और मौजूदा चरण पर, टेन्योर एज डिफेंस मिनिस्टर। 2019 से उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी रणनीति के 3 बहुत बड़े और साफ पिलर्स रहे हैं। पहला, रक्षा बजट को लगातार बढ़ाना। दूसरा, हथियारों के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करना। और तीसरा, भारत को सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि एक हथियार निर्यातक देश बनाना। आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसी दौरान उनके कार्यकाल का एक बहुत ही अहम क्षण आया, राफेल लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना। वैसे तो ये डील 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर जी ने साइन की थी, लेकिन इसकी सक्सेसफुल डिलीवरी राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ही हुई, जो सेना की ताकत बढ़ाने में एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। मई 2020 का वो समय हम सबको याद है, जब चीन के साथ सीमा पर भारी तनाव हो गया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उस संकट के दौरान उन्होंने तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुखों के साथ लगातार रणनीतिक बैठकें की, और तो और वो खुद तनाव के बीच लद्दाख के दौरे पर गए। इससे जवानों का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ ही एक बहुत कड़ा कूटनीतिक संदेश भी दिया गया। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है ना? एक छोटे से कस्बे के कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाने वाले एक लेक्चरर से लेकर देश की नेशनल सिक्योरिटी संभालने तक की ये जो पूरी कहानी है, यह हमें भारत की राजनीति के बारे में क्या सिखाती है? राजनीतिक धैर्य, पेशेंस और वैचारिक स्थिरता का ये स्तर कैसे काम करता है? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर पर खुद भी विचार कीजिए और सीखते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।